राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेटियों का बाप। दोस्तों, बेटी हर घर की रौनक होती है, पर क्या वो बुढ़ापे का सहारा बन पाती है? ये सवाल कई बार हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां भावनाएं, जिम्मेदारियां और जीवन की कड़वी सच्चाइयां एक साथ टकराती हैं। ये कहानी राकेश बाबू जैसे एक आम भारतीय पिता की है, जिसने 4 बेटियों को अपना गर्व समझा, लेकिन अंत में वही गर्व उनकी आंखों में नमी बन गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठंडी सुबह की नमी अब धीरे धीरे गुनगुनी धूप में बदल रही थी। खिड़की से आती हल्की सी धूप कमरे की सफ़ेद दीवारों पर एक सुनहरी परत सी चढ़ा रही थी। एक पुरानी चारपाई के पास खड़े राकेश बाबू अपने हथेलियों में थामे कुल्हड़ से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चाय की भाप और धूप की गर्माहट उनके दिल के भीतर उतर रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी अधूरे सपने की खुशबू उन्हें छूकर निकल गई हो। तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज़ आई, अब तो कुछ गंभीर हो जा बेटा। तुझे देख के तो लगता ही नहीं कि तू चौथी बेटी का बाप बना है। ये आवाज़ थी उनकी माँ सावित्री देवी की। कांपते हुए हाथों में दुपट्टा दबाए वो धीरे धीरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर सालों से जमी चिंता और खींच की परतें साफ झलक रही थीं। राकेश बाबू ने चाय की चुस्की रोक दी, मुस्कुराते हुए बोले, माँ, बाप बना हूँ चौथी बार और बेटी हुई है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी? सावित्री देवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे ये बात उन्हें चुभ गई हो। खुशी? किस बात की खुशी है तुझे? चौथी भी लड़की? न जाने हमारे कुल का दीप कब जलेगा। मैं तो थक गई भगवान से लड़ झगड़ कर। हर बार तेरे लिए मन्नत मांगी, तीरथ किए, दान दिया, क्या नहीं किया मैंने। वो वहीं बैठ गईं और अपनी पीठ झुकाकर सिर पकड़ लिया। तेरे जैसे इकलौते बेटे से तो यही उम्मीद थी कि कम से कम एक पोता तो देगा। क्या जवाब दूंगी मोहल्ले की औरतों को? सबके पोते हैं, मेरा बेटा बस बेटियों का बाप बनता जा रहा है। बुढ़ापे में एक रोटी देने वाला भी नसीब नहीं होगा। अब तक राकेश बाबू का चेहरा सख्त हो चुका था। आंखों में हल्की नमी थी, पर आवाज में पहली बार कड़वाहट उभर आई थी। बस करो माँ, बस करो। हर बार बेटी होते ही तुम ऐसे क्यों बर्ताव करती हो, जैसे कोई मुसीबत आ गई हो। ये बच्चियां कोई बोझ नहीं हैं, ये भी इंसान हैं, हक रखती हैं प्यार और गर्व का। तुम जैसी सोच ने ही बेटियों को कमजोर बना रखा है। सावित्री देवी चुप हो गईं। उनकी आंखें अब भी वही बेटी होने का दर्द बयान कर रही थीं। अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर राकेश जी सीधे अस्पताल पहुंचे। इधर अस्पताल के जनरल वार्ड में चुप्पी पसरी थी। पीलापन लिए नीली चादर पर रागिनी लेटी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों से बहती बूंदें आत्मा की थकान बयान कर रही थी। बगल में एक नर्स मुस्कुराकर नवजात बच्ची को माँ की गोद में रखती है। बधाई हो, बेटी हुई है। रागिनी ने कांपते हाथों से बच्ची को पकड़ा और सीने से लगा लिया। वो रो रही थी, लेकिन खुशी से नहीं, बल्कि असफलता के बोझ तले कि मैं फिर से एक बेटी ही दे पाई। उसके दिल के अंदर जैसे किसी ने छेद कर दिया हो। तभी राकेश बाबू अंदर आए। हाथ में वही पुराना स्वेटर था जो वो हमेशा हल्की सर्दी में पहनते थे। अरे, तुम भी रो रही हो? क्या हुआ यार रागिनी, ये तो सबसे प्यारा दिन है। वो रोते हुए बोली, मैं एक बेटा तक नहीं दे पाई आपको। मैं माँ जी की आंखों में भी नहीं देख सकती, अब आपसे भी नजरें नहीं मिला सकती। राकेश धीरे से उसका सिर सहलाते हुए बोले, रागिनी, मेरी दुनिया इन 4 चांद जैसी बच्चियों में बसती है। मैंने माँ से तो कह दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा उनके ताने, लेकिन तुम क्यों अपने आप को कोस रही हो? रागिनी आह भरते हुए बोली, क्योंकि आज भी इस समाज में बेटी देना अपराध समझा जाता है और मैं लगातार वही कर रही हूँ। राकेश बाबू मुस्कुराए और बोले, आंखों में आंसू लिए हुए थे, ये कोई अपराध नहीं है।
तुम तो मुझे बार बार अमीर बना रही हो। और हाँ, इस बच्ची का नाम तो मैंने पहले ही सोच रखा है। रागिनी बोली, क्या क्या नाम सोचा आपने? राकेश बाबू धीरे से बच्ची की आंखों में झांकते हुए बोले, रीमा। चारों बहनों के नाम भक्ति, दिया, नीति और अब रीमा। चारों नामों में है भाव, प्रकाश, समझ और संस्कृति। बस यही मेरी संपत्ति है। राकेश बाबू की बात सुनकर रागिनी राकेश बाबू के गले लग गई। कभी किसी औरत ने एक बेटी के जन्म लेने पर पति की आंखों में इतनी गर्व की चमक नहीं देखी थी। वक्त पंख लगाकर उड़ चला था। वो 4 नन्ही नन्ही लड़कियां जो कभी पापा की पीठ पर चढ़कर घोड़ा घोड़ा खेलती थीं, अब बड़ी हो गई थीं। उनके होठों की हंसी पहले जैसी ही थी, पर आवाज़ों में समझदारी आ गई थी। घर में शोर मचता जब चारों बहनें रसोई में घुस जाती। कोई चाय बनाता, कोई परांठा जलाता, कोई बर्तन गिरा देती, और पापा हंसते हंसते खुशी के मारे फूले नहीं समाते। पर सबसे प्यारा तो उन चारों का झगड़ा था कि मम्मी पापा को बुढ़ापे में कौन रखेगा। भक्ति सबसे बड़ी अकड़कर कहती, मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। मम्मी पापा को मेरे पास ही रहना होगा। उनकी बात सुनकर दिया झट से बोल पड़ती, हाँ हाँ, तू बड़ी है तो मतलब मम्मी पापा के प्यार पर बस तेरा ही हक है। मम्मी पापा तो मेरे पास रहेंगे। फिर नीति और रीमा ठहाका लगाते हुए दोनों को कहती, तुम दोनों लड़ो मत, हम चारों ही मम्मी पापा को अपने पास रखेंगे और उनका प्यार बटोरेंगे। मम्मी पापा चारों बहनों के पास 3-3 महीने रहेंगी। और राकेश बाबू, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते, पर उनकी आंखों में हर बार एक सपना पनप जाता। बेटियों ने जब इतना अपनाया है तो क्या बुढ़ापा भी फूलों जैसा नहीं होगा? उनकी माँ सावित्री देवी सब कुछ देखती, सुनती और एक दिन धीरे से बोली, बेटा, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन उम्र की सांझ में जब अकेलापन घर करता है तब कोई साथ नहीं देता। घने अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है। और बेटियां, ये तो हैं ही पराई। राकेश बाबू मुस्कुराकर बोले, आपकी बातें गलत साबित होंगी माँ। मेरी बेटियां सबसे अलग हैं। आप देखना, एक दिन इनका नाम गर्व से लिया जाएगा। माँ चुप हो गई। शायद अंदर कुछ टूटा भी और जुड़ा भी। कुछ बरस और बीते। घर की छत पर अब चहक नहीं थी। रागिनी, राकेश बाबू की जीवन संगिनी, एक दिन अचानक चली गई। दिल का दौरा आया और पल भर में सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। भक्ति राकेश जी की सबसे बड़ी बेटी थी। भक्ति को हमेशा से ही घर की जिम्मेदारी निभानी आती थी। माँ के गुजर जाने के बाद वह अपने पापा का ख्याल भी एक माँ की तरह ही रखती थी। शादी का प्रस्ताव आया तो उसने बिना ज़्यादा सवाल किए हाँ कर दी, बस ये पूछकर, पापा आप खुश हैं ना? राकेश बाबू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटा, तेरा घर बसाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। भक्ति की शादी एक साधारण लेकिन अनुशासित परिवार में हुई। वह वहाँ भी उसी तरह सबकी बनी रही, सबकी बेटी, बहू और फिर माँ। लेकिन शादी के बाद उसका स्वाभिमान, पति के परिवार की सीमाएं और बड़ों की बंद सोच ने उसे बदल डाला। वह पापा से मिलने आती तो, लेकिन उसके शब्द सीमित होते और समय भी। पापा आप ठीक है ना? मैं जल्दी में हूँ, बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है। राकेश बाबू उसकी आंखों में तलाश करते थे वो पुरानी भक्ति, पर अब वह सिर्फ एक व्यस्त माँ थी, बेटी नहीं। दिया पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। उसका सपना था, मुझे आत्मनिर्भर बनना है पापा। राकेश बाबू ने उसे MBA तक पढ़ाया। उसकी शादी एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर रमेश से हुई। शादी आधुनिक ढंग से हुई। होटल में रिसेप्शन, लाइव म्यूजिक और केक कटिंग। शादी के बाद दिया शहर के बड़े अपार्टमेंट में रहने लगी। अब पापा उससे जब भी मिलने की बात करते, वह काम का बहाना बनाकर टाल जाती। और अब दिया के जीवन में अब सिर्फ प्रोजेक्ट्स, बच्चों की स्कूलिंग और पति के ऑफिस टूर बचे थे। नीति, राकेश बाबू की तीसरी बेटी, बहुत ही अनुशासित और महत्वाकांक्षी थी। वह वकील बनी।
हर जगह उसके तर्कों की सराहना होती थी। राकेश बाबू ने उसकी शादी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की, अच्छा घर देखा, पैसा भी खर्च किया और यहाँ तक कि दहेज का विरोध न कर पाने के कारण सबसे ज्यादा धन भी उसी की शादी में लगा दिया। नीति के ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन अब अपने पापा के लिए उसके पास जरा भी टाइम नहीं था। राकेश बाबू सोचते रहते, मैंने बेटी को वकील बनाया पर वो मेरे लिए कोई दलील न दे सकी। रीमा सबसे छोटी, सबसे चंचल पर सबसे अलग। रीमा पापा की जान थी, सबसे छोटी, सबसे शरारती और सबसे जिद्दी। उसने किसी की नहीं मानी। उसने प्रेम विवाह किया एक साधारण लड़के से जिसे राकेश बाबू ने कभी स्वीकार नहीं किया। शादी घर से बाहर हुई और उस दिन राकेश बाबू ने अपना कमरा बंद कर लिया, किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुए। रीमा की आंखों में वह कमी हमेशा बनी रही, लेकिन शादी के बाद जैसे उसकी आंखें भी बदल गईं। कुछ सालों तक राकेश बाबू ने अपनी दुनिया खुद संभाली। रागिनी के बिना सब सूना था, लेकिन चारों बेटियों की तस्वीरें, चिट्ठियां और फोन कॉल्स जैसे उन्हें ढाढ़स दे देती थी। लेकिन वक्त ठहरता नहीं। अब राकेश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी थी, शुगर बढ़ गई थी, कमर में दर्द रहने लगा था और चलते चलते सांस फूल जाती थी। बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे कम होता गया। एक दिन रजाई ओढ़े अकेले बैठे उन्होंने अपने बिस्तर पर आंखें मूंदते हुए सोचा, मेरे तो 4 बच्चे हैं, क्या अब मैं उनसे सहारा नहीं मांग सकता? ऐसा सोचकर राकेश बाबू ने भक्ति को फोन किया। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी, हाँ पापा, सब ठीक है ना? बेटा, अब शरीर जवाब दे रहा है। सोच रहा था कुछ दिन तेरे पास रह लूं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, पापा आप तो जान ही रहे हैं, स्कूल की फीस, घर का लोन, फिर सास ससुर भी यहीं रहते हैं। मैं आपको मना नहीं करना चाहती, बस हालात। समझ गया बेटा, कहते हुए राकेश बाबू ने फोन काट दिया। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनके अंदर का पिता कहीं बंद हो गया था। 2 दिन बाद उन्होंने दिया को कॉल किया। दिया, कुछ दिन तेरे पास आ जाऊं बेटा, अकेलापन बहुत काटता है अब। दिया का जवाब लगभग तैयार था, पापा यहाँ तो सब कुछ बहुत टाइट शेड्यूल में है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास, मेरी मीटिंग्स, रमेश का वर्क फ्रॉम होम, आप परेशान हो जाएंगे। मतलब तुम भी नहीं रख सकती? ऐसा मत सोचिए पापा, मैं हर संडे कॉल करूंगी आपसे। राकेश बाबू ने फोन रख दिया। संवेदनाओं से कटे संडे कॉल जैसे हथौड़ा बनकर दिल पर लगे। अभी भी उन्हें नीति से उम्मीद थी। उन्हें लगा था नीति तो जरूर उनकी परेशानी समझेगी और उन्हें अपने घर पर बुला लेगी। उसने सबसे ज़्यादा दहेज लिया था, सबसे पढ़ी लिखी थी, सबसे ज़्यादा सफल थी। यही सोचकर उन्होंने नीति को फ़ोन किया, बेटा अब शायद शरीर साथ नहीं देगा, कुछ दिन तेरे पास रहने आ जाऊं। नीति एकदम शांत आवाज़ में बोली, पापा आप अपने लिए कोई हेल्प ले लीजिए या नर्सिंग होम देख लीजिए, आपको भी तो अपनी आज़ादी चाहिए ना। राकेश बाबू बोले, बेटा अब आज़ादी नहीं, सिर्फ किसी की छांव चाहिए। लेकिन नीति ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। राकेश बाबू इस समय बहुत दुखी हो चुके थे। उनकी तीनों लड़कियों ने उनके साथ छोड़ दिया था। वह अपने शरीर से बहुत मजबूर थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें रीमा के घर जाना पड़ा, जिसे उन्होंने उसकी शादी के बाद सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। राकेश बाबू रीमा के घर पहुंचे खुद तो रीमा चौंक गई, पापा आप यहाँ? बेटा अब बहुत थक गया हूँ, क्या कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? रीमा की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसका स्वर थरथरा गया, पापा आपने ही तो मेरी शादी को कभी अपनाया नहीं, आपने ही तो मुंह फेर लिया था। वो बोले, पर क्या रिश्ता सिर्फ तब तक होता है जब हम सब मंजूर करें? क्या बाप होना सिर्फ तब तक है जब बेटी बचपन में होती है? तब रीमा ने धीरे से कहा, पापा मैं आपका सामान अंदर रखवा देती हूँ, लेकिन विवेक से कुछ मत कहना अभी। राकेश बाबू समझ गए, बेटी का घर है पर अब वो मेहमान है। अब उनके वहाँ रहने की भी हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे अपना सामान लेकर
वापस चल पड़े। शाम का समय था। ठंडी हवा की लहरें जैसे सीने को चीरती चली जा रही थीं। शहर की सड़कें चुप थीं और एक बूढ़ी परछाई फुटपाथ पर चुपचाप चल रही थी। वो परछाई थी राकेश बाबू की। हाथ में एक छोटा सा थैला जिसमें बस कुछ कपड़े थे और एक तस्वीर, चारों बेटियों की बचपन वाली मुस्कुराती हुई फोटो। चलते चलते थक गए थे। रात भी गहराने लगी थी, पर ठहरने की कोई जगह नहीं थी। किसी ने पीछे से पूछा, अंकल कहाँ जा रहे हैं इस रात में? राकेश बाबू ने बिना देखे जवाब दिया, जहाँ रिश्ते नहीं पूछे जाते, सिर्फ उम्र देखी जाती है। वृद्धाश्रम। अगले दिन सुबह आश्रय वृद्धाश्रम की छत पर बैठे राकेश बाबू आसमान की ओर देख रहे थे। नारंगी सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे अब रोशनी उन्हें चुभती थी। एक सेविका आई और बोली, आपका कोई नहीं आएगा मिलने? राकेश बाबू धीरे से मुस्कुराए और बोले, कभी 4 बेटियां थी मेरी, एक से बढ़कर एक, पर अब सब अपने अपने घरों की रानी हैं और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा एक पुराना नौकर। सेविका चुप हो गई। कुछ दिन बाद आश्रम में एक सांझ संगीत कार्यक्रम था। सब बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। किसी ने गिटार उठाया, कोई ताली बजा रहा था, लेकिन राकेश बाबू एक कोने में अकेले बैठे थे। तभी एक नौजवान लड़का पास आया और बोला, दादाजी कुछ सुनाइए ना आप भी। आपकी बिटियां आएंगी तो उन्हें सुनकर खुशी होगी। राकेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जेब से वह पुरानी फोटो निकाली। भक्ति, दिया, नीति और रीमा, चारों छोटी छोटी गोदी में सवार, चहकती हुई। फिर बोले, ये चारों मेरी आंखें थीं। इनसे मैंने दुनिया देखी थी, पर अब आंखें तो हैं, पर दुनिया धुंधली है। भीड़ सन थी। फिर धीरे से बोले, मैंने बेटियों को उड़ना सिखाया, पर यह कभी नहीं बताया कि बाप का दिल न तो उड़ता है न उड़ने देता है। वो वहीं खड़ा रहता है इंतजार में, दरवाजे के पास, कि शायद आज कोई बेटी लौट आए, एक बार, बस एक बार पापा कहकर गले लग जाए। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गए और पहली बार सब तालियां नहीं, आंसू बहा रहे थे। उसी रात राकेश बाबू अपनी खिड़की के पास बैठे थे। आसमान में चांद निकला था, पर दिल में सिर्फ अंधेरा था। उन्होंने धीरे से वह तस्वीर अपने सीने से लगाई और फुसफुसाए, रागिनी, अच्छा हुआ तुमने यह सब नहीं देखा। मैं हार गया रागिनी, मैं हार गया। पलंग पर सिर रखते ही उनकी सांसें धीमी होने लगी। सुबह तक उनकी आत्मा चुपचाप विदा हो चुकी थी। अगले दिन अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर छपी थी, एक बुजुर्ग का देहांत वृद्धाश्रम में, कोई परिजन नहीं पहुंचे। जेब से एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें 4 बच्चियां हैं मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।